हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं सौरभ गुप्ता लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत पोलियो, कोलेरा एंड रोटा वायरस इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोलियो के बारे में, कोलेरा के बारे में एंड रोटा वायरस इन्फेक्शन के बारे में, और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, ऐसे एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमको क्या सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और स्टार्ट करने से पहले आज का हमारा जो सक्सेस मंत्र है वो है आपका, इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, वन हैज टू बी पॉजिटिव, व्हेन यू आर पॉजिटिव गुड थिंग्स हैपन। आपको अगर अच्छी चीजें, इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? आपके अंदर से आता है। और अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके साथ जो भी कुछ होगा वो क्या होगा डियर? पॉजिटिव होगा। तो हर स्थिति में अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि चुनौतियां हर किसी के जीवन में आती हैं और उन डिपेंड करता है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखिए। और इसी माइंडसेट के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ पोलियोमाइलाइटिस? पोलियोमाइलाइटिस जो होता है वो एक डिजीज है और शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलते हैं डियर? पोलियो बोलते हैं। तो पोलियो के बारे में आपको सबको पता है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन, आज हमारा रिवीजन करने का टाइम है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर कंफ्यूज्ड कंडीशन में है और फेडेड कंडीशन में है, अनक्लियर है, वो आज आप लोगों के लिए क्लियर होने जा रही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डियर, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ पोलियोमाइलाइटिस? पोलियोमाइलाइटिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? क्या वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है या प्रोटोजोआ है? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन शामिल करने का एक उद्देश्य यही होता है ताकि एक बेसिक नॉलेज आप लोगों को बनी रहे कि कोई भी डिजीज जो जिसका जो पॉजिटिव एजेंट है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, हमारे माइंड में इन्फॉर्मेशन क्लियर रहे कि वो डिजीज बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, वायरस की वजह से हो रही है, फंगाई है या प्रोटोजोआ है। तो इनके बीच का डिफरेंस हमको आना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये ऐसे क्वेश्चन है जो कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन देखने में हमको छोटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन कई बार जब एग्जाम में हमारे सामने आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें हमेशा हर छोटी से छोटी चीज के लिए तैयार रहना है, हमें हर चीज को प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि अगर वो एग्जाम में आ गया तो उसका भी इतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि दूसरे क्वेश्चन का होता है। इसलिए हर क्वेश्चन को आप पॉजिटिव माइंडसेट से लेकर के चलिए, और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा या ये क्वेश्चन जो है बहुत छोटा है। तो हर लेवल पर अपनी तैयारी रखिए कि कोई सी भी बॉल आपको डाल दी जाए, कोई सी भी किसी भी प्रकार की बॉल आपको डाली जाए और आप उस बॉल को हिट कर सके। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज पोलियो वायरस प्राइमरली ट्रांसमिटेड? पोलियो वायरस कैसे होता है? देखिए, पोलियो के बारे में आपको इतना पता है कि इस डिजीज में हैंडीकैपनेस हो जाती है। क्या हो जाती है डियर? हैंडीकैपनेस। और हैंडीकैपनेस कैसे होती है ये हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे, इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, तो बने रही वीडियो में। हमसे पूछा गया कि पोलियो वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है। तो पोलियो वायरस का जो रूट होता है वो हमको पता होना चाहिए। रूट क्या होता है डियर? फीको ओरल रूट होता है, मतलब आपके जीआईटी के माध्यम से फैलता है ये। ठीक है, तो अगर जीआईटी के माध्यम से कोई डिजीज फैल रही है तो उसके फैलने का कारण क्या होगा डियर? आप अगर कोई भी कंटामिनेटेड वाटर या फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं जिसके साथ वो बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, जीआईटी में जा रहा है, वहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है और डिजीज कॉज कर रहा है, तो वो रूट आपका कहलाएगा डियर फीको ओरल रूट। तो मोड ऑफ एंट्री क्या हो गया डियर? फूड प्रोडक्ट या वाटर आपके माउथ ओरल कैविटी के माध्यम से अंदर जाएगा। और पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हो गया डियर? आपका जो फीकल मैटर है, आपका जो स्टूल है, जब आप स्टूल पास करते हो तो उस स्टूल के साथ आपके बॉडी से वो पॉजिटिव एजेंट भी बाहर आता है, तो वो हो गया उसके लिए पोर्टल ऑफ एग्जिट। ठीक है, तो यहां पर पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होगा डियर? पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होगा डियर? माउथ। और पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होगा डियर? आपके हो गया फीसिस। फीकल मैटर जो हो गया आपके, वो गया आपका पोर्टल ऑफ एग्जिट। और ये जो रूट कहलाता है वो कौन सा रूट कहलाता है डियर? फीको ओरल रूट। ठीक है, तो पोलियोमाइलाइटिस का जो ट्रांसफर होता है वो किस रूट से होता है डियर? फीको ओरल रूट। आज की इस वीडियो में हम जिन 3 डिजीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उन तीनों डिजीज का जो ट्रांसफर है, ट्रांसमिशन है, वो फीको ओरल रूट ही है। रोटा वायरस की भी अगर हम बात करें या कोलेरा की अगर हम बात करें तो सारी कैसी डिजीज है डियर? इंटेस्टाइनल डिजीज है, और इसलिए इनका जो ट्रांसफर है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, वो आपका डियर फीको ओरल रूट। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? सी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में
हरा सकते हैं अगर हमने उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया तो। इसलिए हर क्वेश्चन को बराबर वेटेज दीजिए। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज पोलियो वायरस प्राइमरली अफेक्ट? पोलियो वायरस हमारी बॉडी के किस पार्ट को प्राइमरली अफेक्ट करता है? देखिए आपसे क्या पूछा, पोलियो वायरस प्राइमरली अफेक्ट। प्राइमरली अफेक्ट मतलब जिसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जिसको मुख्य रूप से प्रभावित करता है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किस पार्ट को? रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो चलिए समझते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो पोलियो वायरस जब आपके जाता है कहां पर? माउथ के माध्यम से एंटर करेगा। कोई भी कंटामिनेटेड फूड मटेरियल आपने खाया, उसके साथ पोलियो वायरस आपके अंदर जाएगा। तो ये दो साइट पर ग्रो करता है। एक तो आपके करता है ओरोफेरेंजियल, किस पर करता है डियर? ओरोफेरेंजियल साइट पर ग्रो करता है। और दूसरा ग्रो करता है डियर आपके इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में किस पर ग्रो करता है? इलियम पर। आपके जो इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो इलियम वाला जो पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है और वहां पर ये ग्रो करता है। ठीक है, तो इलियम में ग्रो करता है, एपिथेलियल सेल पर ग्रो करता है और वहां से अगर इनका इन्फेक्शन होता है तो ये जाते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं। कहाँ मिक्स हो जाते हैं डियर? ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर के ये वहीं पर बने रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका कुछ नहीं होता, ये धीरे धीरे करके ब्लड स्ट्रीम से हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। और ये मैक्सिमम केस में होता है। कितने केस में होता है डियर? 95% केसेस में ऐसा होता है। मतलब इलियम के माध्यम से ब्लड में जाएगा या ओरोफेरिंग्स के माध्यम से ब्लड में जाएगा और वहां जाकर के ये पड़ा रहेगा और हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा इसको खत्म कर दिया जाएगा। मतलब बॉडी में कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे। मतलब कौन सी कंडीशन होगी डियर? एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक फेज हो गई, या इसको अपन बोलते हैं सब क्लिनिकल। अगर कोई भी सिम्टम्स आएगा तो इतना माइल्ड कैटेगरी का होगा या नॉन स्पेसिफिक होगा कि हम उसको पोलियो डिटेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे फीवर हो गया, मेलाइज हो गई, थकान, ये सारी चीजें हो गई। एसिम्टोमेटिक हो गया, कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएगा, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएगा जो इंडिकेट करता हो कि पर्सन को पोलियो का इन्फेक्शन है। या फिर सब क्लिनिकल। तो सब क्लिनिकल का मतलब क्या होता है कि जब इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स या स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो अपना काम करता है, जो हमारी नॉर्मल इम्यून मैकेनिज्म है वो अपना काम करती है, लेकिन हमारी बॉडी में कोई भी स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप नहीं होता उस पर्टिकुलर डिजीज का, वो इन्फेक्शन कहलाता है डियर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। ठीक है, तो एसिम्टोमेटिक हो गया या सब क्लिनिकल केसेस हो गए जिसमें हमारे पोलियो वायरस कोई नुकसान हमको नहीं पहुंचाता। इस प्रकार का पोलियो कहलाता है डियर क्या? एसिम्टोमेटिक, या इसको अपन बोलते हैं एबॉर्टिव पोलियो। क्या बोलते हैं डियर? अबॉर्टिव पोलियो। अबॉर्टिव पोलियो या सब क्लिनिकल पोलियो समझ में आ गया डियर? अबॉर्टिव पोलियो कैसा होता है डियर? एसिम्टोमेटिक होता है। कैसा होता है? एसिम्टोमेटिक। तो ये हो गया 95% केसेस की बात कर रहे हैं। 4% केसेस में क्या होगा डियर? 4% केसेस में ये आपके किस में जाता है? सीएनएस में जाता है। किस में जाता है? सीएनएस में। ब्लड से कहां जाएगा डियर? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके ब्रेन को, आपके वेंट्रिकल्स को अफेक्ट करेगा, ब्रेन स्टेम्स के अंदर जाएगा। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स, ब्रेन स्टेम, इन पे जाकर के ये अटैक करेगा। ठीक है, तो ये कब कर पाएगा? जब ये क्या क्रॉस करेगा डियर? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए जाता है। किसको क्रॉस करते हुए जाता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए जाता है। कहां जाता है? आपके सीएनएस में जाता है। और सीएनएस में जाने के बाद आपके क्या कॉज करता है डियर? मस्कुलर, आपके मसल्स से संबंधित जो भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे मसल्स वीकनेस। ठीक है, आपकी मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर रही, मसल्स वीकनेस या फटीग, थकान, इस तरीके के सिम्टम्स शो करेगा। कमजोरी, ठीक है, वीकनेस हो गया, कमजोरी हो गई, फटीग हो गई, इस तरीके के सिम्टम्स शो करेगा। कितने केसेस में डियर? 4% के केसेस में। लेकिन यहां पर क्या नहीं होगा डियर? पैरालिसिस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पैरालिसिस नहीं होगा, क्योंकि पोलियो में आपको पता है क्या होता है? पैरालिसिस। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं डियर? पहला केस हमने पढ़ा अबॉर्टिव पोलियो, और दूसरा हम केस पढ़ रहे हैं डियर नॉन पैरालाइटिक पोलियो। क्या पढ़ रहे हैं डियर? नॉन पैरालाइटिक पोलियो। नॉन पैरालाइटिक पोलियो। तो ये जो हम केसेस पढ़ रहे हैं, कौन सा? सेकंड वाला, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए आपके कहा जाता है डियर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हालांकि हमको हमारे क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज पोलियो वायरस प्राइमरली अफेक्ट? वो है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को प्राइमरली अफेक्ट करता है डियर। और नर्वस सिस्टम में किसको डियर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है,
तो यहां जाकर के क्या कॉज करता है, मसल्स वीकनेस और फटीग कॉज कर रहा है, लेकिन पैरालिसिस नहीं कर रहा। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं नॉन पैरालाइटिक पोलियो। 1% केस में क्या करता है डियर, 1% केस में कितने हो गए, 95% तो कैसे केस है एसिम्प्टोमेटिक, 4% केस कैसे हैं जिसमें आपको माइल्ड सिम्टम्स मिल रहे हैं देखने को, और वो कहलाता है नॉन पैरालाइटिक पोलियो। फीवर होगा इसमें, ठीक है, मेलाइज, फटीग, जो भी आपके सिंपल फीचर्स हैं, नॉन स्पेसिफिक फीचर्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जो माइल्ड फीचर्स हैं वो आपके होंगे नॉन पैरालाइटिक पोलियो। और 1% केस में क्या होगा डियर, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसको डिस्ट्रॉय करेगा, मोटर न्यूरॉन को। अगर ये मोटर न्यूरॉन को डिस्ट्रॉय करता है तो आपकी मसल्स की सप्लाई क्या होगी डियर, रुक जाएगी। अगर ये मोटर न्यूरॉन को डिस्ट्रॉय करता है डियर तो आपके मसल्स की सप्लाई क्या होगी डियर, रुक जाएगी। और मसल्स की सप्लाई अगर रुक जाती है तो फिर क्या हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरालाइसिस। मसल्स की सप्लाई अगर रुक जाती है तो क्या हो जाता है डियर, पैरालाइसिस हो जाता है। तो पिक्चर आपको क्लियर हो गई। तो तीसरा जो इसका टाइप बनता है कि वो क्या बनता है डियर, पैरालाइटिक पोलियो। क्या बनता है, पैरालाइटिक पोलियो। तो 3 टाइप होते हैं इसके, एबॉर्टिव पोलियो जिसको कि अपन बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक या सब क्लिनिकल, दूसरा होता है नॉन पैरालाइटिक, और तीसरा होता है डियर पैरालाइटिक पोलियो। ठीक है, तो ये आपका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है आपके पैथोफिजियोलॉजी का, कि आपके ओरोफेरिंग्स के माध्यम से या इलियम के माध्यम से या आपके ब्लड में प्रवेश करता है, ब्लड में जाकर के वहां पर रहता है और खत्म हो जाता है, वो कहलाता है एबॉर्टिव पोलियो या एसिम्प्टोमेटिक पोलियो या सब क्लिनिकल केस। 4% में क्या होता है, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीएनएस में जाता है और माइल्ड सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, जैसे मसल्स वीकनेस, फटीग, फीवर, जो कि नॉन स्पेसिफिक है, वो कहलाता है नॉन पैरालाइटिक पोलियो। और 1% केसेस में अगर ये आपके मोटर न्यूरॉन को डिस्ट्रॉय करता है, सीएनएस के अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स है उनको अगर डिस्ट्रॉय करता है तो क्या बन जाता है डियर, पैरालाइटिक पोलियो। तो 3 केसेस होते हैं। अब आप देखिए कि केवल 1% केसेस में पोलियो वायरस जो है वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन वो 1% हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्यों, क्योंकि अगर व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है तो पूरी लाइफ के लिए व्यक्ति जो होता है वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। इसलिए हम 1% को भी प्रॉपर वेटेज देकर के चलते हैं। हम ये चाहते हैं कि 1% केसेस भी कम्युनिटी में ना आए। ठीक है, तो इन केसेस की वजह से व्यक्ति खुद तो परेशान होता है, उनको प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है, इसके साथ साथ सोसाइटी को भी सफर करना पड़ता है। इसके अलावा जो आपकी इकोनॉमी है, जीडीपी वगैरह, उन सब पे भी इनडायरेक्ट इफेक्ट आते हैं। तो ये एक मैन डिजास्ट्रस कंडीशन है, सिचुएशन है किसी व्यक्ति के जीवन में। इसलिए वैक्सीनेशन प्रॉपर हम लोग कर रहे हैं यूआईपी के माध्यम से, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के माध्यम से इस पे फोकस किया गया है, ताकि ये जो चांसेज है, ये जो रिस्क है, इस रिस्क को भी रिड्यूस किया जा सके। तो ये आपकी कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई आपको डियर। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, कि कौन से पार्ट को, बॉडी के किस पार्ट को ये मेनली अफेक्ट करता है डियर, नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन आउटकम ऑफ पोलियो इन्फेक्शन। पोलियो इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन आउटकम क्या होता है, अभी पढ़ा था डियर, एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड इलनेस। 95% केसेस में कैसा होता है, अबॉर्टिव पोलियो। क्या होता है डियर, अबॉर्टिव पोलियो, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड इलनेस। ठीक है, दूसरा अभी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, नॉन पैरालाइटिक पोलियो, नॉन पैरालाइटिक पोलियो। और तीसरा बताया था आपको डियर, पैरालाइटिक पोलियो। तो तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। और अगर डिफरेंस क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। मैक्सिमम केसेस क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। केवल 1% केसेस में क्या देखने को मिलेगा डियर, अपन को पैरालाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पोलियो कॉल्ड। सीवियर फॉर्म क्या है आपको पता है, एबॉर्टिव पोलियो मैंने बता दिया 95% केसेस में, नॉन पैरालाइटिक पोलियो आपको मिलेगा 4% केसेस में। ठीक है, और पैरालाइटिक पोलियो आपको मिलेगा 1% केसेस में। लेकिन आपसे पूछा क्या डियर, सीवियर फॉर्म, कॉमन फॉर्म नहीं पूछी। कॉमन फॉर्म अगर पूछता तो आपका आंसर जाता है 1 और 4, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 इंडिकेट द सेम सिचुएशन, ऑप्शन बी इंडिकेट्स द mild severe condition, and option C indicates the more severe condition related to the polio infection, that is the paralytic polio. Clear dear? पैथोफिजियोलॉजी समझ में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following vaccines is used to prevent polio? कौन सी वैक्सीन है जो कि पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए यूज में की जाती है?
तो डियर आपको क्लियर है, यहाँ पर सारी चीजें बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी बता देते हैं। बीसीजी किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है? टीबी के अगेंस्ट। ओरल पोलियो वैक्सीन नाम से क्लियर है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है वो नाम से क्लियर है, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है डियर? पोलियो वायरस के अगेंस्ट। हेपेटाइटिस बी नाम से क्लियर है, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टिसिस एंड टिटेनस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, ये 3 डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। ये ट्राइवेलेंट वैक्सीन है, ये मोनोवेलेंट एंड मोनोवेलेंट वैक्सीन है। ठीक है, तो जिसमें या तो एक प्रकार की स्ट्रेन मौजूद हो या फिर एक प्रकार के वायरस मौजूद हो, वो कहलाती है मोनोवेलेंट वैक्सीन। बात करते हैं रूट की। पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन किस रूट से देते हैं? नाम क्लियर है, ओरल रूट से दिया जाएगा। कितनी ड्रॉप दी जाती है? 2 ड्रॉप दी जाती हैं। कितनी बूंद दी जाएंगे डियर? 2 बूंद। आपने कई बार सुना होगा एडवर्टाइजमेंट में 2 बूंद जिंदगी की, तो वो आप याद रखना, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की जो बूंद है वो 2 दी जाती है। और रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है, ये भी ध्यान रखना, रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है इसमें कितनी ड्रॉप दी जाती है? 5 ड्रॉप। ठीक है, दोनों ड्रॉप्स आपको याद होनी चाहिए। 2 वैक्सीन है जो कि ओरल रूट से हम लोग दे रहे हैं यूआईपी में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 2 वैक्सीन है जिनको कि हम ओरल रूट से दे रहे हैं। पहली दे रहे हैं हम पोलियो 2 ड्रॉप और रोटा वायरस दे रहे हैं अपन 5 ड्रॉप। ठीक है, पोलियो की वैक्सीन अपन कब कब देते हैं? ओपीवी कब कब देते हैं? ओपीवी की 0 डोज दी जाती है बर्थ पर, उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज दी जाती है कब डियर? 6th वीक, 10th वीक एंड 14th वीक पर। और रोटा वायरस की कब दी जाती है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वही 6th वीक, 10th वीक एंड 14th वीक। ठीक है, तो ये तो केवल रोटा वायरस के लिए, और ये पूरा किसके लिए डियर? ओपीवी के लिए। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया सिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड? अब एक नया ट्रेंड हमारे यूआईपी में शामिल किया गया है, वो किया गया है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, आईपीवी। अब आईपीवी में क्या होता है, कई पहला जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के मन में, क्वेश्चन नहीं, कंफ्यूजन जो आता है स्टूडेंट के मन में कि आईपीवी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ओपीवी का फुल फॉर्म, ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है डियर? ओरल पोलियो वैक्सीन। तो यहाँ पे नाम में ओरल आ रहा है, इसलिए इसको कई बार क्या करते हैं डियर, आई का मतलब बोल देते हैं इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये हम नाम बोल देते हैं इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ताकि हमको पता रहे कि इस वैक्सीन को इंजेक्शन के माध्यम से लगाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आईपीवी का फुल फॉर्म क्या है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। आईपीवी का पूरा नाम क्या है डियर? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, अब पहला कंफ्यूजन तो आपको ये दूर हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका नाम इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन नहीं है, इसका नाम क्या है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है डियर यहाँ पर कि ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है वो क्या होती है डियर? लाइव होती है, लाइव वायरस होते हैं इसमें, और इनएक्टिवेटेड में कैसे होते हैं डियर? किल्ड वायरस होते हैं। ठीक है, तीसरा डोज, यहां पर 2 बूंद दी जाती है, 2 ड्रॉप्स ओरल में। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कितनी दी जाती है डियर? 0.1 ml। कितनी दी जाती है? 0.1 ml। और 0.1 फुल डोज कितनी है डियर? किसी भी वैक्सीन को हम देते हैं मोस्टली फुल डोज क्या होती है इसकी? 0.5 ml होती है। कितनी होती है? 0.5 ml। और अगर हम उसका एक हिस्सा दे रहे हैं, हम कंप्लीट वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, हम कितना दे रहे हैं? क्योंकि केवल उसका हिस्सा दे रहे हैं, तो फ्रैक्शन हम दे रहे हैं। किसी भी ओवरऑल डोज का, किसी भी कंप्लीट डोज का हम उसका एक अमाउंट दे रहे हैं, एक हिस्सा दे रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन बोलते हैं, हिस्से को क्या बोलते हैं डियर? फ्रैक्शन। इसलिए इस आईपीवी को अपन क्या बोलते हैं डियर? फ्रैक्शनल आईपीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल आईपीवी। समझ में आ गया फ्रैक्शनल आईपीवी क्यों लिखा जाता है? इसलिए जब भी आप यूआईपी पढ़ोगे तो उसमें इस तरीके से लिखा होता है, फ्रैक्शनल आईपीवी लिखा होता है। ठीक है, जिसमें आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो फ्रैक्शनल आईपीवी का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट डोज ना दे करके हम उसका एक फ्रैक्शन दे रहे हैं, और दैट इज द 0.1 ml। क्लियर है? तो यहाँ पर हम कंप्लीट अमाउंट क्यों नहीं दे रहे इसका? क्योंकि हम ऑलरेडी ओपीवी को साथ में दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपका। पहला तो था कि इसका नाम क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि लाइव कौन सी और किल्ड कौन सी है। तीसरा पॉइंट आपके क्या है कि इसको अपन क्या देते हैं, फ्रैक्शन आईपीवी क्यों बोलते हैं, इसका नाम फ्रैक्शनल आईपीवी क्यों रखा गया। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहाँ पर आपके क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट जो यहाँ पर स्टूडेंट के कंफ्यूजन आता है कि अगर हम ओपीवी लगा रहे हैं,
अगर हम ओपीवी लगा रहे हैं तो आईपीवी देने की जरूरत क्या है, इसको साथ में क्यों ऐड किया गया? देखिए डियर, इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर हम ओपीवी देते हैं तो ओपीवी में वैक्सीन कौन सी होती है डियर? लाइव वैक्सीन होती है। कैसी होती है? लाइव होती है। अगर किसी कारण से बैक्टीरिया वायरस म्यूटेट हो गया, अगर इसमें म्यूटेशन हो गया, किसी भी कारण से अगर वायरस में म्यूटेशन हो जाता है तो ये फिर से अपनी पैथोजेनिसिटी को रिगेन कर लेता है। क्या कर लेता है डियर? पैथोजेनिसिटी को रिगेन कर लेता है, दोबारा से इसके अंदर पैथोजेनिसिटी आ जाती है, और उस पैथोजेनिसिटी के आने की वजह से ये व्यक्ति के अंदर क्या कर देता है? पोलियो कॉज कर देता है। तो वो वायरस जो कि लाइव था, जिसको हमने एटेन्यूएटेड बनाया था, जिसकी पैथोजेनिसिटी को हमने हटाया था, उसके अंदर अगर म्यूटेशन होता है तो उस म्यूटेशन की वजह से वायरस जो होता है उसके अंदर पैथोजेनिसिटी रिगेन हो जाती है और उसकी वजह से पोलियो हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं डियर? वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो माइलाइटिस, वीडीपीएम बोलते हैं, या वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस ये भी अपन बोल देते हैं, तो वीडीपीवी हो जाता है, या वीडीपीएम बोल सकते हैं इसको। तो वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस बोलते हैं, मतलब जो वैक्सीन हम अच्छे के लिए लगा रहे थे वो उसी वैक्सीन से क्या हो गया? व्यक्ति को पोलियो का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो उस स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं डियर? आईपीवी इंजेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये इसका कंसेप्ट है। अब यहाँ पर 4 कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। 5वां कंसेप्ट ये है कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो किस रूट पर लगाया जाएगा और किस बॉडी के किस पार्ट में लगाया जाएगा। तो रूट होता है यहाँ पर डियर इंट्राडर्मल इंजेक्शन। कौन सा रूट से लगाया जाता है? इंट्राडर्मल इंजेक्शन से लगाया जाता है। टाइम पीरियड क्या है डियर इसका? 6th and 14th वीक पर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? 6th and 14th वीक। 10th वीक पर इसको नहीं लगाया जाता। फ्रैक्शनल को कब लगाया जाता है? 6th and 14th वीक पर लगाया जाता है। रूट आपको पता चल गया इंट्राडर्मल। और कहां पर लगाया जाता है? राइट अपर आर्म पर, राइट अपर आर्म। ठीक है, इस जगह लगाया जाता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आईपीवी के बारे में। तो दोस्तों रिवीजन कैसा लग रहा है आप लोगों को? अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से हमको फीडबैक दीजिए, ताकि हमको भी पता लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रही है या नहीं हो रही है, हमको कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है। अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है तो हमें फीडबैक दीजिए, ताकि हम और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पोलियो वैक्सीन इज यूज्ड इन कंट्रीज वेयर पोलियो हैज बीन एरेडिकेटेड। अब देखिए क्वेश्चन वही है सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। कंसेप्ट वही है कि अगर जहां पर पोलियो एरेडिकेट हो चुका है, जहां पर ओपीवी नहीं लगाई जा रही, तो वहां पर हम कौन सी वैक्सीन लगाएंगे दिए? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन लगाने का कारण यह है, उसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई ओपीवी को हम कंटिन्यू क्यों नहीं करते, इनएक्टिवेटेड को ही क्यों कंटिन्यू करते हैं? उसका कारण यह है कि अगर इनएक्टिवेटेड को हम कहां लगा रहे हैं डियर? ब्लड में लगा रहे हैं। इसको हम डायरेक्ट रूट दे रहे हैं ब्लड में, जबकि ओपीवी जो वैक्सीन होती है वो काम करती है इंटेस्टाइन में। तो अगर इंटेस्टाइन में एक्सीडेंटली कोई इन्फेक्शन जाता है और वो आपके ब्लड तक पहुंचता है, तो ब्लड में क्या मिलेगा? उसको आईपीवी मिलेगी। जबकि ओपीवी कहाँ काम करेगी? मेनली इंटेस्टाइन में। ठीक है, लेकिन अगर इंटेस्टाइन से इन्फेक्शन पहुंच गया ब्लड में, तो वहां उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए आईपीवी का कंसेप्ट है, आईपीवी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड आपको याद रखना है 5 to 35 डेज, 5 से 35 दिन के अंदर कभी भी इसका इमरजेंस हो सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज एसोसिएटेड विद पैरालाइटिक पोलियो। पैरालाइटिक पोलियो के साथ कौन सा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा? फीवर, हेडेक, मसल्स वीकनेस एंड पैरालिसिस एंड स्किन रैशेस। तो ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलेगा। फीवर एंड हेडेक हमको जो आपकी नॉन पैरालाइटिक स्टेज थी वहां पे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपसे पूछा है क्या पैरालाइटिक पोलियो में, तो स्पेसिफिक क्या मिलेगा आपको देखने को वहां पे, वो चीज हमको फोकस करनी है, दैट इज द मसल्स वीकनेस एंड पैरालिसिस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरियम दैट कॉजेज कोलेरा। अब हम बात करते हैं डियर कोलेरा की, कि कोलेरा होता क्या है। तो कोलेरा को अपन क्या बोलते हैं डियर? ब्लू डेथ। कोलेरा का दूसरा नाम क्या है डियर? ब्लू डेथ बोलते हैं। ठीक है, कोलेरा का नाम ब्लू डेथ, और इसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्या डियर? हैजा। कोलेरा का होने का कारण कौन है? एक बैक्टीरिया, जिसका क्या नाम क्या है डियर? विब्रियो कोलेरी। ये 4 पॉइंट आपको मैंने बता दिए। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो हम सॉल्व करेंगे। विब्रियो कोलेरी।
नेक्स्ट इज हाउ इज कोलेरा प्राइमरली ट्रांसमिटेड। जैसा कि मैंने बताया था कि कोलेरा जो है वो इंटेस्टाइनल डिजीज है, इसलिए इसका जो रूट होता है वो कौन सा होता है डियर, फीको ओरल रूट। कौन सा होता है, फीको ओरल रूट। और फीको ओरल रूट में आपको पता है पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होता है, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या रहेगी डियर, माउथ रहेगी, और पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है आपका, फीकल मैटर रहता है। क्या होता है डियर, फीकल मैटर या फीसीज। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, माउथ, और माउथ में भी किसके माध्यम से, व्हीकल का काम कौन करेगा, यहाँ पर व्हीकल कौन करता है, वाटर एंड फूड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हॉलमार्क सिम्टम्स ऑफ कोलेरा। कोलेरा का हॉलमार्क सिम्टम्स क्या है, तो कोलेरा में जो डायरिया, जो स्टूल पास होता है, वो उसका नेचर, उसका हॉलमार्क सिस्टम होता है वाटरी डायरिया होता है, बिल्कुल पानी पानी आता है, वाटरी डायरिया। और दिखने में कैसा होता है, राइस वाटर, चावल के पानी जैसा, बिल्कुल सफेद, राइस वाटर स्टूल, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं डियर, राइस वाटर स्टूल भी कहते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, वाटरी डायरिया, सीवियर वाटरी डायरिया। और अगर एग्जाम में ऑप्शन देकर के आपको पूछा जाए तो फिर आपको क्या टिक करना है डियर, राइस वाटर स्टूल। अगर राइस वाटर स्टूल नहीं दिया तो वाटरी डायरिया, और अगर साथ में दिया है तो राइस वाटर स्टूल को आपको रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है। कोलेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसका स्टूल होता है जिसमें सीवियर वाटरी स्टूल आता है, और उसका अपीयरेंस कैसा होता है, इसका टेक्सचर कैसा होता है, राइस वाटर। ठीक है, तो यहां पर राइस वाटर स्टूल ये आपको याद रख लेना। नेक्स्ट इज विच इलेक्ट्रोलाइट इज लॉस्ट इन लार्ज अमाउंट इन पेशेंट विद कोलेरा। तो कोलेरा में कौन सा अमाउंट का लॉस, कौन से इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, चलिए समझ लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि कोलेरा का जो बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कोलेरी लिख देते हैं डायरेक्ट, ये हो गया आपका विब्रियो कोलेरी। ये कहां एंटर करता है डियर, आपके इंटेस्टाइन में। ठीक है, कोलेरा का जो बैक्टीरिया होता है वो, उसकी जो एसिडिक रेंज होती है वो 4 से 5 तक को टॉलरेट कर सकता है पीएच, और अपनी स्टोमक की होती है अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2। तो मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप कोई भी भोजन लेते हो और उसमें अगर विब्रियो का बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हमारा स्टोमक उसको किल कर देगा। एक्सीडेंटली अगर ये बैक्टीरिया आपके कहां पहुंचता है, इंटेस्टाइन में, तो वहां पे जाके क्या करना स्टार्ट कर देता है, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और ये इंटेस्टाइन में जाकर के आपके जो एंजाइम है एडिनिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है, जो आपके इंटेस्टाइनल सेल्स हैं उनके अंदर एंटर करके, इंटेस्टाइन में ग्रो करता है। इंटेस्टाइन में ग्रो करने के बाद ये वहां पर टॉक्सिन्स बनाता है, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं डियर, एक्सोटॉक्सिन्स। कौन से टॉक्सिन्स आते हैं, कैटेगरी कौन सी है, एक्सोटॉक्सिन्स आते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स क्या, दो प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स होता है और डियर एंडोटॉक्सिन्स होता है। तो इनमें अंतर समझ लेते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, जिनको कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस खुद बनाता है, ठीक है, वो कहलाता है एक्सोटॉक्सिन्स। और एंडोटॉक्सिन्स ये बैक्टीरिया की सेल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, सेल सरफेस या सेल वॉल पर प्रेजेंट होते हैं, और जब बैक्टीरिया डाई करता है, मरता है, तो उसका जब सेल फ्रेगमेंट होता है, सेल वॉल जब टूटती है, तो उसमें से वो पर्टिकुलर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो एंडोटॉक्सिन्स कब बनते हैं, जब बैक्टीरियल सेल डाई होती है, मरती है, और एक्सोटॉक्सिन्स ये रिलीज किए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। जैसे हमारी सेल्स हार्मोन्स रिलीज करती है, उसी तरीके से बैक्टीरियल सेल द्वारा वो एंजाइम्स या हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, जिसको कि अपन बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन्स। तो एक्सोटॉक्सिन्स खुद लाइव बैक्टीरिया द्वारा रिलीज किए जाते हैं। एंडोटॉक्सिन्स जब बैक्टीरियल सेल डाई हो जाती है तो उनकी सेल वॉल के फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं, वो कहलाते हैं एंडोटॉक्सिन्स। तो यहाँ पर हम बात करें किसकी डियर, एक्सोटॉक्सिन्स की। ठीक है, तो एक तो उनको बोलते हैं अपन एक्सोटॉक्सिन्स कैटेगरी के होते हैं। दूसरा कहां बनते हैं, इंटेस्टाइन में बनते हैं। इंटेस्टाइन को अपन बोलते हैं क्या, एंटेरो। इंटेस्टाइन के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, एंटेरो वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, एंटेरोटॉक्सिन्स। तो एंटेरोटॉक्सिन्स भी बोलते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर बन रहे हैं, एक्सोटॉक्सिन्स भी बोलते हैं क्योंकि बैक्टीरियल सेल द्वारा सीक्रेट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉक्सिन्स बनते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्या, कोलेरा टॉक्सिन्स। इनका नाम क्या, कोलेरा टॉक्सिन्स। कोलेरा टॉक्सिन्स के दो पार्ट होते हैं, सब यूनिट ए और सब यूनिट बी। सब यूनिट बी जो होती है वो क्या काम करती है, मतलब ये पूरा एक पार्ट होता है जिसमें दो यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी।
सब यूनिट बी आपकी जो इंटेस्टाइनल वॉल के साथ अटैच होती है, इंटेस्टाइनल वॉल के साथ क्या होती है, अटैच होती है, ठीक है, रिसेप्टर के माध्यम से। और ये क्या कराती है, सब यूनिट ए को एंट्री कराती है, कहां पर, इंटेस्टाइनल सेल में एंट्री कराती है, इंटेस्टाइनल सेल के अंदर क्या कराती है डियर, एंट्री कराती है। तो बी क्या काम करती है, रिसेप्टर से अटैच करने का काम करती है, और ए सब यूनिट को सेल के अंदर भेजती है, और ये इंटेस्टाइनल सेल के अंदर चला गया क्या डियर, ए। अब ये क्या काम करेगा, ये करता है डियर एडिनिलेट, ये जस्ट इंफॉर्मेटिव पर्पज से एडिनिलेट साइक्लेज जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करती है, जिससे आपका साइक्लिक एएमपी पाथवे स्टार्ट होता है, साइक्लिक एएमपी पाथवे स्टार्ट होता है। इसमें आपके जो एटीपी होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं डियर, एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बड़ी लंबी प्रोसेस है, ठीक है। एटीपी जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं डियर, एएमपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइक्लिक एएमपी जो होता है वो फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एटीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। और एएमपी का जब नंबर बढ़ने लगता है तो ये आपके क्लोराइड चैनल को डिस्टर्ब करता है। किसको डिस्टर्ब करता है डियर, क्लोराइड चैनल को। आपके इंटेस्टाइनल सेल पर जो क्लोराइड चैनल है उसको डिस्टर्ब करेगा, और ये क्या करेगा, क्लोराइड आयन का सीक्रेशंस को बढ़ाएगा, क्लोराइड आयन के सीक्रेशंस को बढ़ाएगा। काफी लंबी प्रोसेस हो गई, समझिए बहुत शॉर्ट में है, ठीक है। आपको बस कितना याद रखना है, आपको जो याद रखना है वो है डियर कौन सा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सोटॉक्सिन्स, एंटेरोटॉक्सिन्स भी बोलते हैं, कोलेरा टॉक्सिन्स, ठीक है। और किस आयन को बढ़ा रहा है, क्लोराइड आयन को बढ़ा रहा है। क्लोराइड आयन कहां जा रहा है, आपके इंटेस्टाइन में जा रहा है, क्लोराइड चैनल के माध्यम से क्लोराइड आयन कहां जा रहा है, आपके ल्यूमन में जा रहा है, इंटेस्टाइन की जो ल्यूमन्स होती है उसमें जाता है। अब इस ल्यूमन के अंदर और इंटेस्टाइनल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था वो गड़बड़ा गया, तो उस गड़बड़ी को कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, इसके साथ साथ सोडियम भी बाहर जाता है, सोडियम बाहर जाता है और वाटर बाहर जाता है, बहुत सारा सोडियम और बहुत सारा पानी बाहर जाता है। और पानी बाहर जाने की वजह से, इंटेस्टाइन में पानी के बाहर जाने की वजह से फिर डायरिया वाली कंडीशन जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, सीवियर वाटरी डायरिया, ठीक है। तो सोडियम के अलावा आपके पोटेशियम भी बाहर जाता है, लेकिन इतना अमाउंट में नहीं जितना कि सोडियम जाता है। मोस्टली इफेक्ट किस पर आता है आपके डियर, सोडियम पर आता है। पोटेशियम के साथ आपके जाता है बाइकार्बोनेट आयन जाता है, क्या जाता है, बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट आयन जाने की वजह से क्या होता है डियर, आपके ब्लड में बढ़ जाती है एसिडिटी, ब्लड की क्या बढ़ जाती है, एसिडिटी। और ब्लड वेसल्स कैसी दिखने लगती हैं, ब्लू। शरीर कैसा पड़ जाता है, एक तो पानी की कमी हो गई, दूसरा क्योंकि पानी की कमी का वाटर रिलीज हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी जा रहा है आपके इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइनल सेल में डायरिया के माध्यम से। दूसरा एसिडिटी बढ़ गई, तो शरीर कैसा दिखने लग जाता है, नीला दिखने लग जाता है, शरीर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लू डेथ बोलते हैं। और डिहाइड्रेशन अगर सीवियर हो गया कि डेथ हो गई, ठीक है, तो उस वजह से नाम क्या दे दिया गया, इसको ब्लू डेथ नाम दे दिया गया। तो इसका पूरा पैथोफिजियोलॉजी है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है डियर, सोडियम। तो सोडियम कैसे बाहर जाता है ये हमको समझ में आ गया। हालांकि इतनी पैथोफिजियोलॉजी अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो आपको ये 2-3 पॉइंट याद रखने, एक तो एक्सोटॉक्सिन्स, एंटेरोटॉक्सिन्स का, कोलेरा टॉक्सिन्स का नाम याद रखना, और दूसरा कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट बाहर जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आते हैं यहाँ पर आपके क्लोराइड, और दूसरा आता है आपके सोडियम। और इसी वजह से क्योंकि सोडियम की भी कमी होती है, और सोडियम अगर आप देते हो एक्सटर्नल डाइट से तो वो बिना ग्लूकोज के अंदर नहीं जाता, बिना ग्लूकोज के अंदर नहीं जाता, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइनल सेल पर जो रिसेप्टर होता है वो होता है SGLT1, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। तो अगर सोडियम को अंदर लेना है तो साथ में क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और अगर ग्लूकोज को अंदर लेना है तो साथ में सोडियम चाहिए, ठीक है। ये इनके 1 जो है इनका नंबरिंग है कि कौन से नंबर का रिसेप्टर है। तो SGLT1 होता है, इसलिए ORS जब दिया जाता है, क्या दिया जाता है डियर, ORS। तो ORS में सोडियम के साथ ग्लूकोज भी दिया जाता है। आपको कंपोजिशन पता होना चाहिए ORS का क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है। क्या होता है डियर, ट्राई सोडियम सिट्रेट, ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है, ठीक है। NaCl, KCl, ट्राई सोडियम सिट्रेट एंड ग्लूकोज, ये 4 इसके कंपोनेंट होते हैं। तो ग्लूकोज साथ में देने का कारण समझ में आ गया आपको, ग्लूकोज सोडियम साथ में देने का कारण क्योंकि SGLT रिसेप्टर से इनका को ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब सोडियम जाएगा तो ग्लूकोज साथ में जाएगा, और ग्लूकोज जाएगा तो सोडियम साथ में जाएगा। अगर दोनों अकेले अकेले हैं तो फिर ये रिसेप्टर काम नहीं करेगा, तो ना तो सोडियम जाएगा ना ही ग्लूकोज जाएगा, ठीक है।
तो ये इसका कंप्लीट सिस्टम। नेक्स्ट इज व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम सीवियर कोलेरा इफ अनट्रीटेड। अगर सीवियर कोलेरा है तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है डियर? पैरालिसिस, डिहाइड्रेशन एंड शॉक, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड किडनी फेलियर। तो सीवियर डायरिया का मतलब सीवियर वाटर लॉस, सीवियर वाटर लॉस मतलब क्या डियर? डिहाइड्रेशन। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर कोलेरा? कोलेरा का प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या? एंटीबायोटिक्स तो आप दोगे, लेकिन हमारी मेन प्रायोरिटी क्या होगी डियर? फ्लूइड लॉस को रोकना। तो फ्लूइड लॉस को रोकने के लिए आपके क्या चाहिए? ORS, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। क्या होता है डियर? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। जब आप इसको मिक्स करते हो तो बन जाता है डियर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और ये थेरेपी कहलाती है क्या डियर? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। Next is what type of toxin is produced by Vibrio cholera that leads to the severe symptoms? कौन से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं? एंडोटॉक्सिन्स होता है, एंजियोटॉक्सिन्स होता है, न्यूरोटॉक्सिन्स होता है या एंटेरोटॉक्सिन्स होता है? तो कौन सा होगा डियर? एंटेरोटॉक्सिन्स। हाउ कैन कोलेरा बी डायग्नोस्ड इन लेबोरेटरी? लेबोरेटरी में कैसे डायग्नोस कर सकता है? आपको पता है फीको ओरल रूट के माध्यम से जाता है, तो किसके माध्यम से बाहर आएगा? फीकल मैटर के माध्यम से बाहर आएगा, और फीकल मैटर के माध्यम से बाहर आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको डियर? स्टूल कल्चर। तो वहां पर आप इस वायरस की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक सप्लीमेंटेशन? देखिए जिंक सप्लीमेंटेशन का एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, और जिंक सप्लीमेंटेशन हम लोग देते हैं, ठीक है? तो जिंक सप्लीमेंटेशन कोलेरा ट्रीटमेंट में हम देते हैं, तो उसके क्या कारण है? तो पहला है आपके ऑप्शन टू ट्रीट द इन्फेक्शन, दूसरा है टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ डायरिया, तीसरा है टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, चौथा है टू रिप्लेस लॉस्ट सोडियम, ठीक है? तो इसका जो प्राइमरी रोल है वो है टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ डायरिया। अब ये जिंक काम कैसे करता है? देखिए जिंक के फंक्शंस क्या है। पहला फंक्शन है ये आपकी जो एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल जो कि इंटेस्टाइन के लाइनिंग बना रही है एपिथेलियल सेल्स को, की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, इंटीग्रिटी को बढ़ाता है, मतलब क्या करता है? इनकी रिपेयरिंग करता है। जिनका डैमेज हो गया, रिपेयर, जो डैमेज हो गया इन्फेक्शन की वजह से इन सेल्स का, उन सेल्स की रिपेयरिंग को बढ़ाएगा, ठीक है? किसी भी प्रकार का डायरिया हो, जिंक सप्लीमेंट साथ में दिया जाता है ताकि फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन जो है डायरिया को कंट्रोल किया जा सके। तो इसकी सेम जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एपिथेलियल सेल की इंटीग्रिटी को बढ़ाता है। दूसरा है ये इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लॉस को रोकता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस को क्या करता है डियर? रिड्यूस करता है। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इसके अलावा बाकी सारे फंक्शंस जो है इसके जिंकिक से रिलेटेड है। इन्फेक्शन को ट्रीट के बजाय इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और रिप्लेस द लॉस्ट सोडियम, तो रिप्लेस नहीं करता, ये इनके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सोडियम के एक तो लॉस को रोकता है, दूसरा एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है? तो ये आपका ऑप्शन है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ डायरिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑफ कोलेरा टॉक्सिन्स ऑन द इंटेस्टाइनल सेल्स? व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑफ कोलेरा टॉक्सिन्स ऑन द इंटेस्टाइनल सेल पर क्या काम करते हैं? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन तो करते नहीं है क्योंकि वाटर का क्या होता है डियर? लॉस होता है। इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, अभी हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था इसके कि किस तरीके से कोलेरा टॉक्सिन्स जो होता है वो आपके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस को बढ़ाता है। तीसरा रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, माइल्डर इफेक्ट आता है क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है वो डैमेज हो गई है, तो उस डैमेज की वजह से बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, उनके एब्जॉर्प्शन पर इफेक्ट आएगा। तो ये दोनों इफेक्ट आएंगे, कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलोन, लेकिन इसका जो मेन इफेक्ट है वो है आपका इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रोटा वायरस? रोटा वायरस का प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या? अब हम रोटा वायरस की बात करेंगे, दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, तो वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता है इंटेस्टाइनल डिजीज है, डायरियल डिजीज है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरियल डेथ इन चिल्ड्रन, डायरियल डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, 5 साल से कम के बच्चों में जो डायरिया की वजह से डेथ होती है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? रोटा वायरस। इसलिए इसको शामिल किया गया है ताकि बच्चों के अंदर
अंडर 5 मोर्टेलिटी को कम किया जा सके। ठीक है, कैसे रूट से बढ़ता है? फीको ओरल रूट से बढ़ता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ रोटावायरस इन्फेक्शन? सेम कॉलेरा की तरह है, वाटरी डायरिया रहेगा इसमें भी, क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। और सीवियर डिहाइड्रेशन कब होता है? जब एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है। और एक्सेसिव फ्लूइड लॉस अगर होगा तो क्या कंडीशन होगी डियर? वाटरी डायरिया की कंडीशन होगी। व्हाट इज द नेम ऑफ द वैक्सीन यूज्ड टू प्रिवेंट रोटावायरस? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोटावायरस को रोकने के लिए कौन सी वैक्सीन हम देते हैं? रोटावायरस वैक्सीन, जो कि कितने टाइम पर दी जाती है डियर? 6th वीक पर एंड 10th वीक पर एंड 14th वीक पर। ये इसका शेड्यूल है हमारे यूआईपी में। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज रोटावायरस? तो रोटावायरस कौन सा है डियर? आरएनए वायरस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज एज पर यूआईपी द रोटावायरस वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एट एज। यूआईपी में कौन से शेड्यूल पर अपन लगाते हैं? 6, 10, 14। ठीक है, तो एट बर्थ कौन सी लगाते हैं? एट बर्थ अगर हमको पता करना हो तो हेपेटाइटिस बी लगती है, बीसीजी लगती है, और कौन सी लगती है डियर? ओपीवी, 0 डोज। 6, 10, 14 पर कौन सी लगती है? आपकी ओपीवी लगती है, रोटावायरस वैक्सीन लगती है, रोटावायरस वैक्सीन। ठीक है, और आपकी लगती है पीसीबी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। 6 to 14 पर कौन सी लगती है आपके डियर? फ्रैक्शनल आईपीवी। अभी फ्रैक्शनल आईपीवी का कंसेप्ट पढ़ा था, तो फ्रैक्शनल आईपीवी लगती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी लगती है, सॉरी, यहाँ पे आपकी लगती है पेंटा, और ये इधर लगती है आपकी पीसीबी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो 6, 10, 14 पे आपकी लगती है पेंटावेलेंट, और इधर लगती है पीसीबी। 9 मंथ पर कौन सी लगती है डियर? एमएमआर लगती है, विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। इसके अलावा जापानीज एंसेफेलाइटिस। तो ये आपका कंप्लीट क्या है डियर? वैक्सीनेशन शेड्यूल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। बार बार जब भी क्वेश्चन आता है मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना है। आज की वीडियो में हमने 3 डिजीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व किए थे, कोलेरा, ओपीवी एंड रोटावायरस। तो इन जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे उनके बारे में हम डिस्कस किया। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।